आ जाओ बेटा। वर्क, एनर्जी एंड पावर में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों वर्क। ठीक है, वर्क, वर्क क्या होता है बताओ। तो बचपन में आपने पढ़ा है शायद, वर्क इक्वल टू था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसी को आप वर्क बोलते थे ना। ठीक है, चलो आपके हिसाब से सही है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क, है ना। या व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट कवर सम डिस्प्लेसमेंट, देन वी कैन से दैट वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया या किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, तो कहेंगे उस ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ वर्क डन किया। ठीक है, अच्छा जी। अब वर्क का असली कहानी सुनना, अभी तक जैसे कहानी सुना था वैसे कहानी सुनो। देखो इसमें दो केसेस होता है बच्चा वर्क का। अगर ये ऑब्जेक्ट है, आपने इस पे फोर्स ऐसे लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुई ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया एस, तो वर्क इक्वल टू क्या होगा, फोर्स हो गया एफ, और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एस। ये क्या कहलाएगा, वर्क, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम फोर्स हमेशा ऐसे ही लगाएं, फोर्स तिरछा भी लगा सकते हैं, लगा सकते हैं ना। मतलब कुछ इस प्रकार से, केस नंबर 1। केस 2, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑब्जेक्ट पे मैं ऐसे फोर्स लगाऊं और बॉडी सरक करके यहां आ जाए, डिस्प्लेसमेंट एस कवर कर ले, ये मान लो एस कवर कर लिया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तब बताओ वर्क डन कितना होगा। तब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, पहली कहानी समझिएगा। इस ऑब्जेक्ट, ये देखेंगे कि फोर्स किधर लग रहा है, बताओ फोर्स किधर लग रहा है, नॉर्थ ईस्ट। इसका मतलब एक कंपोनेंट तोड़ेंगे नॉर्थ में और एक कंपोनेंट तोड़ेंगे ईस्ट में, तोड़ेंगे क्या। ये एंगल अगर आपके पास थीटा है तो इस साइड का नाम क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इसका नाम होगा एफ साइन थीटा। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन वाले फोर्स के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपको वर्क मिलेगा। ठीक है, तो वर्क बराबर क्या होगा बताओ, उस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ लग रहा है, एफ साइन थीटा लग रहा है, या एफ कॉस थीटा लग रहा है, एफ कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा एस, तो डब्ल्यू बराबर आपके पास हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला यूज होता है। और शायद बचपन में हमने पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो अगर इसको ए बोल लो, इसको बी बोल लो, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख सकते हैं। तो एफ एस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिख सकते हैं, यस नो। तो डॉट का मतलब होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, डॉट प्रोडक्ट को एक और प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, क्या, स्केलर प्रोडक्ट। इसी वजह से वर्क कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, नोट में ये भाई साहब पहला पॉइंट, ये है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब बताओ दूसरा पॉइंट, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, निकाल के बताओ कितना होगा। ये होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी 2 यूनिट होती है बच्चों। ठीक है, प्लीज बात समझने का प्रयास करिए, बात कम करिए। जो वर्क होती है ना, इसके 2 यूनिट होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल यूनिट, पहले एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट, एंड दूसरा आपको मिलेगा क्या, ग्रेविटेशनल यूनिट। जैसे याद करो फोर्स का, फोर्स के भी 2 यूनिट होते थे, एब्सोल्यूट यूनिट और ग्रेविटेशनल यूनिट। उसी प्रकार से इसका भी 2 यूनिट होता है,
एब्सोल्यूट यूनिट भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं याद है आपको? एक होगा एसआई और दूसरा सीजीएस। तो वर्क का एब्सोल्यूट एसआई यूनिट होता है जूल, और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है? अर्ग। देखो जैसे वो बोल रहा था अर्ज किया है, अर्ज नहीं होता अर्ग होता है। ऐसे ही एक जमाना था, एक लड़का था मेरा फेवरेट स्टूडेंट, मैं उस स्टूडेंट को कभी नहीं भूलता हूँ। जब भी मैं वर्क पढ़ाता हूँ उसका नाम मुझे याद आ जाता है, क्योंकि वो एक अजीबोगरीब तरीके की उसने एक्टिविटी किया था इस वर्क में। क्या किया था, पहले हम जब पढ़ाते थे तो थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी जैसे पढ़ा दिया, पढ़ा के लिख करके हम चले गए, बेल लग गया। अगले दिन आए, हम पूछे बताओ वर्क की एसआई यूनिट क्या होगी, एब्सोल्यूट एसआई यूनिट। मैंने बोला नहीं था उसने, बस लिख के चले गए थे। तो उसने स्पेलिंग मिला JOULE, तो बोला सर जूली। गलती उसकी नहीं थी, गलती थी मेरी, है ना, क्योंकि मैंने स्पेलिंग उसने बस लिख के चले गए। जैसे आई भाई साहब अर्ज बोल रहे हैं, तो अर्ज नहीं होता, क्या होता है? अर्ग होता है। ठीक है, अच्छा इसमें भी नोट याद रखिएगा, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? 10⁻7 अर्ग होते हैं। कैसे हुए हैं ये भी हम आपको दिखाऊंगा। ठीक है, ये कैसे 1 जूल में 10⁻7 अर्ग है ये भी हम अभी प्रूफ करूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल में। ग्रेविटेशनल में भी दो टाइप के यूनिट होते हैं, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। चलो याद करो, फोर्स की बात करें अगर, तो फोर्स की एब्सोल्यूट एसआई यूनिट क्या होती थी? न्यूटन। सीजीएस यूनिट क्या होती थी? डाइन। याद आ रहा है कुछ? ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती थी? केजीएफ या केजी वेट, है ना। और सीजीएस यूनिट क्या होती थी? जीएफ या ग्राम वेट। और जीएफ किसके बराबर थी? 980 डाइन के बराबर होती हैं, है कि नहीं? तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो वहां था केजीएफ, तो यहाँ केजीएफ नहीं होकर के यहाँ क्या होगा? केजीएम। क्योंकि वहां पर देखो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहां पे क्या होता है? वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम केजी किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एम से डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स को लगभग केजी के तरीके से मान रहे हैं। तो इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी? केजी मीटर। केजी मीटर किसकी यूनिट हो गई? वर्क की ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट। और 1 kgm इक्वल टू कितना होगा बताओ? 1 kg वेट इक्वल टू कितना था? 1 kg वेट इक्वल टू क्या था? 9.8 न्यूटन था पिछले चैप्टर में। तो वैसे ही यहां पर भी 1 kgm इक्वल टू क्या होगा? 9.8 जूल। ठीक है, 1 न्यूटन उसकी एब्सोल्यूट यूनिट हुआ करता था, और यहाँ पे एब्सोल्यूट यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट जूल। तो 1 kgm इक्वल टू होता है 9.8 जूल। अच्छा जी, अब चलो सीजीएस की बात करते हैं। सीजीएस क्या था बताओ वहां पर? जीएफ था ना। तो जी की जगह क्या लिखेंगे? या जी लिखेंगे। केजी की जगह हो जाएगा जी, और मीटर की जगह क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। तो है ना। और 1 जीएफ इक्वल टू कितनी थी बताओ? 980 डाइन। तो यहां पर भी हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर इक्वल टू हो जाएगा 980 डाइन की जगह क्या हो जाएगा? अर्ग हो जाएगा। वेरी गुड, समझ में आया? तो ये आपके पास कुछ यूनिट्स हैं जो वर्क में काम आते हैं। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं हम लोग, वर्क। फिर डिटेल इसको छापेंगे हम लोग। हेडिंग लिखिएगा वर्क, ये सब नोट कर लीजिएगा। चलो और हम लोग देखते हैं 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता कैसे। ठीक है, नोट 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग कन्वर्जन आता है। ध्यान दीजिएगा, जो जूल है एनर्जी की एसआई यूनिट है, और जो अर्ग है एनर्जी की सीजीएस यूनिट है। एनर्जी बोलो वर्क बोलो दोनों भी। ठीक है, अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, भाई आगे हम लोग पढ़ेंगे। एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है, क्या एनर्जी की सीजीएस यूनिट हमेशा अर्ग होती है? ऐसा कुछ? तो एक ऐसी कंडीशन है जैसे हीट एनर्जी। हीट एनर्जी है जिसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है? कैलोरी होती है, अर्ग ना होकर के। हमने सुना ना, घड़ी उड़ी में देखा होगा, इतने स्मार्ट वॉच में आजकल लिख के आ रहा है इतने कैलोरी बर्न किया, इतना हीट बर्न किया। जब आप दौड़ते हो, चलते हो, फिरते हो, बात कर रहे हो, आपके बॉडी से क्या निकल रहा है? हीट निकल रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है।
ठीक है, तो कैलोरी में उसको लिया जाता है। बाकी हीट को छोड़ के बाकी सारे लगभग एनर्जीज को हम लोग अर्ग में यूज करते हैं। ठीक है, CGS। अब देखो कैसे हुआ ये बेटा, बात नहीं, थोड़ा ध्यान दो। 1 जूल, तो हम लोग को पता है वर्क डन इक्वल टू होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है क्या? वर्क की ऐसा यूनिट जूल, होता है क्या? 1 जूल मान लेते हैं इसको। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन और इसकी मीटर, होता है क्या? यस सर कि नो सर? और 1 न्यूटन में कितनी डाइन? 10 टू द पावर 5 डाइन, क्योंकि न्यूटन पे 1 लाख डाइन सवार थी, याद ना? 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? हाँ, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। तो 1 जूल बराबर क्या हो गया? 10 टू द पावर 5 और 2 7 डाइन सेंटीमीटर। और ये इसी डाइन सेंटीमीटर को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अर्ग, ERG। ठीक है, तो 1 जूल में कितने अर्ग? 10 टू द पावर 7 अर्ग, नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्क। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क। इसमें 3 टाइप्स के वर्क होते हैं, 1, 2 एंड 3। पहला होता है बच्चों, इसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, तो हम देखना चाहते हैं किस किस बच्चे को समझ में आ रहा है। एक मैं चीज आपको दिखाता हूं, इसको देखना। इसको बोलते हैं 0 डिग्री, इसको बोलते हैं 90 डिग्री, 180, 270 और 360। अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस 0 कितना होता है? 1, और कॉस 180 क्या होगा? 1 -1, इसी के जस्ट उल्टा। ठीक है, 1 का उल्टा -1। कॉस 90 0 और कॉस 270 भी क्या होगा? 0। समझ में आया? 0 का उल्टा 0। अच्छा, अभी आपके पास एक फॉर्मूला था, W बराबर FS cos थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या रख दें कि ये पूरा का पूरा W जो वर्क डन है ये पॉजिटिव हो जाए? पॉजिटिव कितने पे रखोगे? 0 पे, 90 पे, 180 पे, 270 पे। 0 पे पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री का मतलब क्या है बच्चों? देखो इस फिगर में पीछे, 0 डिग्री का मतलब क्या है? ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा ना? मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है? उसी डायरेक्शन में जा रहा है। तब वर्क क्या कहलाएगा? पॉजिटिव। बात समझ आ गई? इसका मतलब अगर फोर्स की डायरेक्शन, मतलब अगर ये जो ऑब्जेक्ट था बच्चा, इस पे फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगे और इस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो भी उसी डायरेक्शन में हो, तो वर्क डन कितना होगा? पॉजिटिव। W हो जाएगा पॉजिटिव, जिसकी वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? cos 0 रखो तो क्या मिलेगा? FS। पॉजिटिव मिला कि नहीं मिला? यस नहीं? समझ में आया? जैसे आप बस को धक्का लगाते हो, ऐसे पीछे से धक्का लगाते हो, फोर्स भी उधर ही लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? उधर ही होता है, तो वर्क डन कैसा कहलाएगा? पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा वर्क डन होता है बच्चों, उसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क। अब आपको नेगेटिव बनाना है, बताओ क्या करोगे? थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180। W बराबर आपके पास हो जाएगा FS cos थीटा। तो नेगेटिव वर्क डन के लिए थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 का मतलब क्या होगा? थोड़ा ध्यान दो, फिगर में देखो। 180 का मतलब ये एंगल, थीटा की वैल्यू 180 कब होगा? जब ये ऐसे आ जाए, है ना? फोर्स इधर लगे और डिस्प्लेसमेंट किधर लग रहा है? अपोजिट। ऐसे ही हो रहा है ना? मतलब फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है, तो वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तब वर्क डन होगा आपके पास नेगेटिव। मीन्स कुछ इस प्रकार से, मैं किसी बॉडी पे फोर्स इधर लगाऊं, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर हो, इस केस को हम क्या बोलेंगे? क्या? डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर होनी चाहिए।
फोर्स इधर लगाऊं और डिस्प्लेसमेंट इधर हो, अपोजिट, ठीक है, तो वर्क कैसा कहलाएगा आपके पास, नेगेटिव। कितना होगा थोड़ा निकाल लो जल्दी से बताओ। W इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव, कितना होगा थोड़ा ध्यान दो, cos 180 रखो, W बराबर क्या मिलेगा, fs cos 180, और cos 180 की वैल्यू कितना होता है -1, W बराबर क्या होगा माइनस का fs, नेगेटिव वर्क डन। तीसरा केस देखते हैं हम लोग, वर्क डन जीरो कब होगा बताओ, cos 90 या 270, है ना। चलो तीसरा केस देखते हैं, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन, जीरो वर्क डन के लिए थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री के लिए क्या होगा, तो आप फिगर देखो, फोर्स ऊपर और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। चलो तो इस केस में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री, तो W बराबर आपके पास मतलब फोर्स ऊपर लग जाए और डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या हो जाए 90 हो जाए, या ऐसा भी फिगर हो सकता है फोर्स नीचे लग जाए डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाए, तो भी थीटा कितना होगा, है ना, 90, वर्क कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है सर, इसका एग्जाम्पल बताते तो बड़ा समझ में आता, दोनों का एग्जाम्पल। तो पहले जीरो को देख लेते हैं। जीरो में 2-3 केस होता है बच्चों। पहला केस तो ये हुआ कि मैं अपने सर पे ये बुक लिख लूं ऐसे और मैं चलूं, मैंने कितना वर्क डन किया, मैंने कितना वर्क डन किया, मैंने कोई वर्क डन नहीं किया। क्यों नहीं किया बच्चों, क्योंकि ये जो बुक है वो फोर्स किधर लगाएगा, नीचे की ओर, हमारा डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, उधर। मैं बुक ऐसे ना फोर्स लगा रहा हूँ नीचे, mg नीचे लगेगा, और मैं चल किधर रहा हूँ इधर, एंगल कितना बन रहा है, वर्क डन कितना हुआ, जीरो। समझ में आया, मतलब एक कूली होता है जो सर पे सामान लेके चलता है, वर्क डन कितना करता है, जीरो, अगर प्लेन सरफेस पे चल रहा था। लेकिन अगर सीढ़ी पे चलेगा तब वर्क डन जीरो नहीं होता, क्योंकि कुछ एंगल चेंज होता है। कभी सीढ़ी पे चढ़े हो लोग, अच्छा सीढ़ी नहीं चढ़े हो तो कभी ऐसे स्लैंट टाइप का बना होता है उस पर चढ़े हो, उस पर कभी सीधे होकर नहीं चढ़ते हो, आगे झुक कर चढ़ते हो। अच्छा चढ़ा कि नहीं, कभी ध्यान देना, थोड़ा सा आगे से झुक करके चलना पड़ता है, अपने बॉडी को बैलेंस करना पड़ता है। इसका मतलब जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं रह जा रहा, कोई अदर एंगल है, कोई अदर एंगल होगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा। ठीक है, अच्छा पहला केस तो जीरो वर्क डन तब हुआ। दूसरा केस कब जीरो वर्क डन हो सकता है, अगर कोई किसी बॉडी पे मैं फोर्स ही ना लगाऊं, ये लैपटॉप है इसे फोर्स नहीं लगाना है, इसने कुछ वर्क डन किया नहीं, मतलब अगर फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाए तो W बराबर होता है Fs cos थीटा, अगर F की वैल्यू जीरो हो गया तो W कितना होगा, 0s cos थीटा, W बराबर क्या हो गया, फिर से जीरो। नेक्स्ट केस हो सकता है अगर किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाएं और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ही ना हो। डिस्प्लेसमेंट समझते हो, मतलब मैं यहां से चला और वापस चल करके वहीं आ गए, डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, तो भी वर्क डन कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता तो W इक्वल टू Fs cos थीटा, अगर S जीरो हो गया तो W भी क्या होगा, जीरो, कोई वर्क डन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज, इसका एग्जांपल समझ में आ गया। आप कहो सर नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल बता देते तो बड़ा अच्छा होता। नेगेटिव वर्क का एग्जांपल क्या है, फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगे और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में मिले, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या मिले, डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल राम जी का तीर वो पीछे खींच रहे हैं, छोड़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, आगे, तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। आपने फोर्स तो पीछे लगाया, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे। स्प्रिंग देखा है, स्प्रिंग आप दबाते हो, फोर्स किधर लगाया, अंदर, छोड़ते हो तो डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, वर्क डन। गुलेल देखा, गुलेल आप पकड़ कैसे खींचते हो, फोर्स किधर लगा रहे हो, पीछे, डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। बात समझ में आ गई। चलिए तो टाइप्स ऑफ वर्क में लिखिए, तीनों वर्क का फिगर बना लीजिए आप लोग, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क।